लखनऊ के मिजाज से आप भली भांति वाकिफ हैं, किस तरह का मिजाज है, किस तरह के रंग हैं, वो रंग भी आज इस मंच के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे हमारे सभी वक्ता। मैं आप सबकी ज़ोरदार तालियों की भी सादर आमंत्रित करती हूं प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा को। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी और रशियन भाषा की प्रोफेसर रही हैं। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ लखनऊ के नायाब नगीना कहे जाने वाले और जिन्होंने लखनऊ को बहुत करीब से जिया है, किताबों के बीच में अपनी ज़िंदगी को बिताया है, आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी। मैं आप सबकी ज़ोरदार तालियों के बीच में आपका भी स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में लेखक एवं इतिहासकार आदरणीय श्री रवि भट्ट सर यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको भी आप सबकी ज़ोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करती हूँ और इस सत्र के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कुशल वक्ता, उम्दा उद्घोषक, यश भारती एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित दूरदर्शन के कार्यक्रम में प्रमुख आदरणीय श्री आत्म प्रकाश मिश्र सर। संवादी के आज के सत्र में ये विषय है हमारा लखनऊ सबरंग। और आप जानते हैं कि हमारे बीच 3 विद्वान हैं लखनऊ के उपस्थित, रवि भट्ट जी, प्रोफेसर साबरा हबीब और चंद्र प्रकाश जी। तो लखनऊ के बारे में बातें करेंगे हम इस सत्र में और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा गर्माहट रहे, सत्र बेहतरीन हो, आपको भी आनंद आए। तो मैं बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं अभिसार गीता शुक्ला की चंद लाइनों से। अभिसार गीता शुक्ला लिखती हैं कि बादशाही का हम क्या करें, बादशाही का हम क्या करें जब खुदा है लखनऊ, दिल्ली गालिब के हवाले, मीर का है लखनऊ। हम नवाबी हैं मगर, हम नवाबी हैं मगर, मैं की अना है ही नहीं, मैं को हम कहने का ऐसा कायदा है लखनऊ। एक तरफ दुनिया लिखी थी, एक तरफ था ये लिखा। एक तरफ दुनिया लिखी थी, एक तरफ था ये लिखा। जिंदगी अब मुस्कुराओ, आ गया है लखनऊ। लोग हमसे पूछते हैं किस पे किसका रंग है, लखनऊ के आप हैं या आपका है लखनऊ। तो भाई लखनऊ कुछ इसी किस्म का शहर है और बेहतरीन शहर है, सबरंग में बहुत से रंग शामिल हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा, हमारे बीच प्रोफेसर साबरा हबीब हैं, लेडीज़ फर्स्ट, महिलाओं को प्राथमिकता। साबरा जी आप बताएं कि आपकी नज़र से लखनऊ सबरंग के रंग कौन कौन से हैं? इबादतों की तरह अपना काम करती हूँ, इबादतों की तरह अपना काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ। मैं दैनिक जागरण के सभी कार्यकर्ताओं जो कुछ उनसे मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इतने अच्छे फेस्टिवल का आयोजन किया। वाकई मुझे नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम है और उसमें मैं बुलाई जा सकती हूँ, लेकिन लखनऊ वाले तो दिल वाले भी होते हैं, सिर्फ दिल्ली वालों का दिल नहीं होता है। तो इसलिए मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठे हैं, रवि भट्ट साहब हैं, चंद्र प्रकाश साहब हैं, जुड़े हुए हैं। एक मतलब कुछ लखनऊ में ये कहते हैं कि ईंटा उठाते हुए डर लगता है कि कहीं कोई शायर ना उसमें से निकल आए। तो थोड़ा बहुत शायर, कवि हर एक में बसा होता है। तो मैं कहूँगी शहर लखनऊ है फ़कत गुंबदो मीनार नहीं, शहर लखनऊ है फ़कत गुंबदो मीनार नहीं, ये शहर शहर नहीं, कूचो बाज़ार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। तो ये लखनऊ है जिसके बारे में हम आज बातचीत करना जा रहे हैं। मैं जानना चाह रहा था आपसे कि हम कहते हैं लखनऊ सबरंग, तो कौन कौन से रंग शामिल हैं सबरंग? देखिए, आप कितने रंग, 7-8 रंग नहीं, आप रंग नहीं बता सकते हैं कितने। हर रंग में एक रंग बसा हुआ है, हर रंग में। और ये जो साझी विरासत है लखनऊ में, इससे रंग जो है दूना चौकना हो जाता है। बड़ा अच्छा नाम रखा है सबरंग, लेकिन सबरंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रंगीनी है।
लखनऊ अपने लिए, अपनी तहज़ीब के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी नज़ाकत के लिए, अपनी सकाफ़त के लिए अपने अंदर इतनी खूबियाँ रखता है कि हम उसकी ख़राबियाँ नज़र ही नहीं आती। देखिए, कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है और कोई चीज़ मुकम्मल नहीं, लेकिन इस ये लखनऊ और ऐसे लोग हैं कि लखनऊ से दूर भी चले जाएं, विदेश चले जाएं, कहीं और चले जाएं, लेकिन लखनऊ की याद उनको आती रहती है। बहुत बेहतरीन बात आपने कही। और मैं चंद्र प्रकाश जी हमारे बीच हैं। चंद्र प्रकाश जी किताबों के बाजीगर हैं, किताबों के मसीहा हैं, किताबों में जीते हैं। 1930 में इनका परिवार लखनऊ आ गया था और तब से ये किताबों के बीच हैं। बहुत किताबें आपने देखी होंगी और बहुत से कई तरह की किताबें देखी होंगी। तो आप बताएं, आपका दृष्टिकोण लखनऊ के लिए क्या है? कभी आप सरप्राइज्ड हुए लखनऊ के हैं आप इस मसले को लेकर? मेरी पैदाइश लखनऊ में 1952 में हुई है। मेरी पैदाइश लखनऊ की है और मैंने लखनऊ को कई रूप में देखा है। एज ए स्टूडेंट देखा है, एज ए बिजनेसमैन देखा है, एज ए नागरिक देखा है और शहर के पीछे भी मैं चीफ वार्डन रहा हूँ नागरिक सुरक्षा संगठन का। मैंने पीछे से भी देखा, बैक एंड से भी देखा है कि शहर में होता क्या है। आगे से लोग अक्सर देखते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। हमने पीछे से भी देखा है कि हम एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंग बन के रहे थे। और मेरा मानना है हम उन लोगों से इत्तेफाक नहीं रखते जो लखनऊ को सिर्फ एक शहर समझते हैं। लखनऊ की पहचान उनके लोगों से है, उनके नागरिकों से है। और यहाँ की अदब, तहज़ीब, संस्कृति, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स बड़ी खूबसूरती से इसको दर्शाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि वो लखनऊ अब वो नहीं रहा। मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आज भी कहता हूँ कि लखनऊ आज भी महफूज है, हम सब के दिलों में कैद है। लखनऊ कोई बाज़ारों में बिकता कोई जोश नहीं। लखनऊ एक सोच है, एक एहसास है, एक धड़कन है। हम सब की धड़कन है, हम सब की धड़कन है। और मैं इस विषय पे एक एक्सपीरियंस देना चाहूँगा जिसने मुझे लखनऊ को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में मजबूर किया। वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो मानते हैं कि ये तो होता ही है, लेकिन मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, संक्षेप में जल्दी से बताऊँगा। 1984 में मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझे इनवाइट किया था 1 महीने के लिए ट्रिप के लिए टू विज़िट इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो जब मैं स्कॉटलैंड में टहल रहा था एक दिन, तो मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैंने एक साहब से पूछा कि भाई वॉशरूम कहाँ है? तो उन्होंने कहा जेंटलमैन वो रोड के अक्रॉस पेवमेंट पे ही एक वॉशरूम था। तो मैं वॉशरूम की तरफ मुड़ा रोड क्रॉस करते वक्त और मैंने देखा एक बुज़ुर्ग, एक बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी, मोटा सा और काफ़ी धीरे धीरे वो भी चल रहा था वॉशरूम की तरफ। मैं पहले पहुंच गया। वॉशरूम का दरवाज़ा वो स्विंग वाला डोर था, तो मैं पहले पहुंच गया। तो मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने देखा ये बेचारा बुज़ुर्ग धीरे धीरे टमटमाता हुआ वो भी 2-3 पेसेस पीछे था। तो मैंने दरवाज़ा खोल के मैं रुक गया, जैसे हम लोग की आदत है। और वो पहुंचा तो मैंने कहा सर आफ्टर यू। तो उसने मेरे को देखा, मैं आज भी भूल नहीं सकता उस बात को। मैंने उसको किया और उसने मुझे देखा और कहा, स्कॉटिश एक्सेंट थोड़ा टाइट है। हम लोग हिंदुस्तान में मुंह खोल के, दिल खोल के बातचीत करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा स्कॉटिश एक्सेंट थोड़ा सा टाइट है। उसने कहा यंग मैन आर यू फ्रॉम लखनऊ? अरे मैं तो ढक्कन उड़ गया, मेरा तो ढक्कन उड़ गया भाई साहब। मैं उस भाषा में बात कर रहा हूँ, एक विद्यार्थी की भाषा में बात कर रहा हूँ। मैं जवान था उस समय, मेरा ढक्कन उड़ गया। हमने कहा अरे इसको कैसे पता मैं कहाँ से आया हूँ? ये कोई इंटेलिजेंस का आदमी। मैंने इधर देखा उधर देखा, तो मैंने कहा बट हाउ डिड यू नो सर? ही सेज यंग मैन व्हाट यू डिड कैन ओनली कम फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम लखनऊ। अब आप सोचिए, ग्लासगो में, एडिनबरा में 1984 में एक कोने में आप एक हरकत करते हैं, उस हरकत से आपकी पहचान बन जाती है कि आप किस शहर से आए हैं। ये है हमारा लखनऊ। उसको देख के मेरा बिल्कुल अपने शहर के प्रति एक नया रूप सामने आया जो मैंने पहले नहीं एहसास किया था। जी जी, आपको विदेश में बड़ा अच्छा अनुभव हुआ।
अक्सर हम लोग बाहर के अनुभवों को बहुत ज़रूरी तौर पर ध्यान रखते हैं और अच्छी भी बात है। बहुत दूर आपको 7 समुंदर पार ये अनुभव हुआ, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे बीच रवि भट्ट साहब हैं। रवि भट्ट साहब को आप गौर से देखिए, दमकता हुआ चेहरा, गौर वर्ण, उन्नत ललाट, हल्की सी तुनक मिजाजी, और लखनऊ के जाने माने हिस्टोरियन। बहुत बातें हम लोग नवाब नवाबीन की करते रहे हैं, और अगर उसी पर हम रहेंगे तो फिर ये शेर व शायरी का दौर शुरू हो जाएगा। मैं भी 1 दर्जन शेर लेके जेब में बैठा हूँ, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं सारे शेर। तो रवि भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रवि भाई ये बताएं, आप लखनऊ और अवध को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? माफ़ कीजिएगा, आज मेरा गला बैठा हुआ है बुरी तरीके से, तो शायद मैं जितना बोलना चाहता हूँ उतना शायद नहीं बोल पाऊँगा। पर एक जाति मेरे साथ हो गई है, वो आज प्रकाश जी ने, तीनों लोगों ने तो सुना ली अपने शेर, और मेरे टाइम पे पाबंदी लगा दी। नहीं, आप प्लीज आप शेर सुनाएं। इन्होंने कहा इरशाद, बोले चलती रहे। इरशाद जनाब इरशाद, हम सुना दें? अरे उसी से बचना चाहते हैं। लखनऊ वाले अलग जान लिए जाते हैं, गुलाब फूलों में पहचान लिए जाते हैं, चोट भी लगती है तो सीने में छुपा लेते हैं, यहाँ सराखों पे मेहमान लिए जाते हैं। तो आप सुनाएं, जरूर सुनाएं, हम भी सुनाएं, आप भी सुनाएं। बहुत बेहतरीन ये दौर होने वाला है। एक शेर मैंने लिखा था, कभी लिखे कई शेर हैं लखनऊ के ऊपर, एक शेर आपको सुनाता हूँ। इरशाद। देखिए गौर कीजिएगा, ये लखनऊ जब हम बहुत कहते हैं ना, तो यहाँ जो लखनऊ के बाहर वाले बैठे हैं, चाहे वो बस्ती के हो, चाहे हरदोई के हो, चाहे मेरठ के हो, आगरा के हो या पटियाला के हो, हर शहर, हर शख्स को अपना शहर पसंद आता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो यूं तो हर शहर का अपना एक मिजाज है, यूं तो हर शहर का अपना एक मिजाज है, पर अंदाज हम लखनऊ वालों का कुछ खास है। वाह वाह, बहुत खूब, अंदाज हम बहुत लखनऊ बढ़िया। वालों को कुछ खास है। और चले जाए जहां में कहीं, चले जाए जहां में कहीं, रहता एक लखनऊ हमेशा हमारे साथ है। आज प्रकाश भाई ने जो पूछा मुझसे दैट हाउ डू आई परसीव लखनऊ एंड व्हाट इज माय टेक ऑन लखनऊ, मैं थोड़ा सा बैस्ड होऊंगा इन द सेंस बिकॉज आई एम ऑल्सो बोर्न एंड बॉट अप हियर, एंड एट द टॉप ऑफ इट ऑल I have spent my lifetime writing about the Lucknow. लखनऊ की देखिए जो सबसे बड़ी विशेष बात है, जो कि हम बाकी बातें तो हम कर लेंगे, उस पर विवाद भी हो सकता है कि भाई साहब मेरे शायरी लखनऊ की अच्छी है, दिल्ली की अच्छी है, और यहाँ का कहने से लखनऊ का जो टुंडे कबाबी अच्छा है कि भाई साहब पटियाला वाला ज़्यादा अच्छा है। पर एक बात मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ वो खास है लखनऊ की, वो केवल आप हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है, और विच इज़ वेरी रिलेवेंट। बिरयानी कबाब ना खाइए, काम चल जाएगा, पर मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है मानवता के लिए, ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन बीइंग के लिए। लखनऊ इज़ द ओनली प्लेस विच माइट बी अ डॉट ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड, बट द सेक्युलर कल्चर promoted by the rulers of Lucknow had created a secular culture. Now when I say secular culture, I'll give you the proof of that. In my book, on the very first chapter, on the very first page I have written that the proof of that is that at the time of partition, when the entire nation was burning the communal clashes, not a single place was left. My dear friend, Lucknow, with a major population of Muslims, it was the only city where not a single communal clash had taken place. रवि भाई ये कह रहे हैं कि 1947 में जब पूरा देश जल रहा था पार्टीशन के दंगों के बीच, लखनऊ इकलौता ऐसा शहर है जहां एक भी दंगे नहीं हुए। और ये सबसे जो बड़ी बात है, इसकी दूसरी जो खास बात है, आप मंदिर जाइएगा, मस्जिद जाइएगा, कहीं जाइएगा, बड़े बड़े राम कथाएं, बड़ी बड़ी कथाएं आप सुनेंगे, बड़े बड़े चर्च में जाएंगे, सरमन सुनेंगे, पर उसका असर केवल होता है 1-2 घंटे, 1-2 दिन, and then gradually it wears out. You become the same person, but the culture is something which you always carry with you, and that was the reason that लखनऊ के अंदर नवाबी पीरियड खत्म होने के बाद भी that culture is still lingering
दैट वाज पार्ट ऑफ योर कल्चर। और आज आप लोगों को एक नई बात बताऊंगा, इतनी बात तो आप लोगों को घिसी पिटी लग रही होगी, घिसी पिटी लग रही होगी। हर आदमी यहाँ पर बैठकर नज़ाकत, नफासत और सेकुलरिज्म की बात करता है, इसके आगे तो कुछ बात होनी चाहिए। इसका रीज़न आपको मालूम क्या है? यहाँ के लोग कैसे, नवाबों ने यहाँ के रूलर्स से कैसे सेकुलर कल्चर को वीव किया, उन्होंने वीव किया है। ऐसे नहीं होता कि मैं सुबह सुबह एक रूलर आता कहता भाई कल से आप सब लोग सेकुलर हो गए। ही हैज़ टू सेट एग्जाम्पल बाय फ्रॉम द फ्रंट। यहाँ के ऐसे नवाब थे जिन्होंने अपने रिलीजन के अंदर माइंडेड, आई एम यूजिंग अ वर्ड, साबरा भी जो आप बैठी हैं, अदर्स ऑल्सो विद्वान लोग यहाँ पर होंगे, जिन्होंने अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर हिंदुओं की रिलीजियस प्रैक्टिस को इन्वॉल्व कर लिया था। इस वजह से हिंदुओं का दिल जीता। आपको एग्जाम्पल चाहिए तो अभी दे दूं या बाद में दे दूं? एक मेरे पास भी है, अगर आप मुझे परमिट करें। जब शिया भाई ईरान से यहाँ आए लखनऊ, तो हिंदुओं में आप जानते हैं कि पंचदेव उपासना की पद्धति है, जहाँ 5 देवों की उपासना की जाती है। विष्णु भगवान, शंकर जी, और इसके अलावा सूर्य भगवान, माँ दुर्गा और गणेश जी। वो पंचदेव उपासना पंचतने पाक में तब्दील हुई। आप जानते हैं हजरत अली और उसके अलावा 4 लोग और है ना, वो पंचदेव उपासना, पंचदेव उपासना, पंचतने पाक। हम लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हैं जन्माष्टमी में, वो अली असगर को झूला झुलाते हैं मुहर्रम में। हम पड़ेवा की रात हम रंग खेलते हैं और वो नौरोज के दिन रंग खेलते हैं। आप कुछ कह रही थी साबरा जी? नहीं, वो आप जो पंजतन कहते हैं उसको, जो आप कह रहे थे पंजतन, मैं माजरत चाहूँगी, मेरे ख्याल में इतने विद्वान लोग बैठे हुए, नॉलेजेबल हुए, कि मेरे दिल में जो कुछ थोड़ा बहुत भरा है वो मैं कहीं डालूँ। अगर आपके चंदर, आपने तो इतने किस्से छेड़े हैं और रवि भट्ट सब समंदर हैं, मगर मेरा छोटा सा दरिया भी कबूल कर लीजिए। बहरहाल बात ये होती है कि देखिए, अभी ताना भी दिया जाता है, अरे भाई नवाब आदमी है, देर से आएगा, तकलीफ़ होती है। नवाबों ने बहुत कुछ दिया है। आप लोग वाजिद अली शाह के ज़माने में उन्होंने ही आदाब शुरू किया। आप पुराने लखनऊ में चले जाइए, हर एक, ज़्यादातर लोग आदाब, आइए मैडम आए, क्यों? उन्होंने क्या, नमस्कार कहोगे तो पता चल जाएगा, अस्सलामु अलैकुम कहोगे तो पता चल जाएगा किस जात के हो, सत श्री अकाल कहोगे। तो ये आदाब जो है ये वाजिद अली शाह की देन है, नवाबों ने। मैं थोड़ा सा, चंदर आपने क्या छेड़ दी ये बात कि किस्से इतने हैं, मैं, आप इसको शान ना समझिएगा, बस ये एक हालात जिस दौर में जो दैनिक जागरण ने ये टॉपिक जो रखा है, इसको 1 घंटे का नहीं होना चाहिए था, और अभी मुझे 2 प्रोग्राम में और भी जाना है। इसको तो 3 दिन लगातार रखना चाहिए था, तब भी काफ़ी नहीं होता, क्योंकि ये ख़जाना है। मैं तकरीबन 22 कंट्रीज़ गई हूँ, और वहाँ की तरह तरह, मैं नाइजीरिया में एज ए विजिटिंग प्रोफेसर गई। आपको सुनाना चाहती हूँ कि दिवाली और होली मनाया जाता था, जितनी इंडियन कम्युनिटी थी, तो सब इंडियन जो थे, ज़्यादा नहीं थे, जमा हुए, सब ने कहा मैं तबला, मैं डांस करूँगी, मैं क्लासिकल करूँगी, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। मैं चुपचाप बैठी थी। कहने लगे साबरा जी आप नहीं बता रही हैं कि आप क्या? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता है। कहने लगे आप लखनऊ से हैं और आपको कुछ नहीं आता है, आपको शायरी तो आती होगी। तब मैंने साहिर की वो नज़्म पढ़ी कि ताज तेरे लिए मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से मोहब्बत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिला। पूरी, मतलब पूरा हॉल नाइजीरियंस फॉरेनर से भरा हुआ था, मगर जिस तरह से मैंने वो उनकी नज़्म रिसाइट करी, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, सारे लोगों ने, बाद में वाइस चांसलर कहने लगे आप किस लैंग्वेज में बात कर रही थी? मैंने कहा उर्दू थी। बहुत स्वीट है, यहाँ आप कुछ लोगों को सिखा सकती हैं। तो फर्स्ट मैं इंडियन थी जिसने इबादान यूनिवर्सिटी में उर्दू के क्लासेस शुरू किए, और उसको काफ़ी लोगों ने। बहुत बहुत बढ़िया बात है। अच्छा साबरा साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने अभी बहुत अच्छी शेर आपने सुनाया, तो मुझे मजाज साहब याद आते हैं, असरारुल हक मजाज जी। 1911 में पैदा हुए, 1955 में उनका देहांत हुआ। आप महिला हैं, अवध में, लखनऊ में महिलाओं की स्थिति पर मजाज साहब ने एक शेर कहा था, मुझे याद आता, अचानक याद आया मुझे, ये तेरा जर्द रुख, ये तेरा जर्द रुख, ये खुश्क लब, ये वहम, ये वहशत,
तू अपने सर से ये बादल हटा लेती तो अच्छा था, तेरे माथे पे ये दामन बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस दामन से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आप ये बताएं कि लखनऊ में महिलाएं इतनी दबी कुचली क्यों रही उस जमाने में? इसी पर मैंने भी एक शेर कहा है, जिस दुपट्टे में मेरी माँ ने लगाए पेवन, ये मेरा अपना शेर है, जिस दुपट्टे में मेरी माँ ने लगाए पेवन, उसी आंचल का परचम मैंने बना रखा है। बहुत खूब, बहुत खूब। उसी तो महिलाओं की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। महिलाओं की स्थिति पुरुषों से ज़्यादा कौन जानेगा, जो बताएं। लेकिन महिलाओं की स्थिति ये है कि लखनऊ में जहाँ शुरू में सिर्फ पर्दा था, और वो सिर्फ मुस्लिम पर वाजिब नहीं था, सभी लोगों के लिए पर्दा होता था। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ की बहुएं जो मुस्लिम नहीं हैं, घूंघट में निकलती हैं। लेकिन लखनऊ ने सबको गले से लगाया। और जहाँ तक तालीम का, मैं जो कि एडुकेशन से जुड़ी हुई हूँ और HRD मिनिस्ट्री में चेयरपर्सन रही हूँ, तो मैंने तकरीबन सभी जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं उसका दौरा किया है। लेकिन लखनऊ में जो तालीम के लिए कोशिश है और ख्वाहिश है, और ये कि अब हम लड़कियों को पढ़ाएंगे, मगर मुझे अफसोस होता है जब मैं किसी से ये पूछती हूँ कि भाई लड़की क्या कर रही है, कहने लगी जब तक अच्छा रिश्ता नहीं आता है तो मैं सोचती हूँ कि MA कर लें। ये गलत है, मैं समझाती हूँ। मगर लखनऊ के लोग जो हैं वो सीखने के लिए तैयार रहते हैं, सुनने के लिए तैयार रहते हैं। इतना पेशेंस मैंने कहीं नहीं देखा, सुनने के लिए भी और नाराज़ होने के लिए भी होते, नाराज होने के लिए भी रहते हैं। मैं फिर बाद में दूसरा किस्सा बताऊंगी, जरूर, अगर आप जी, इजाजत नहीं दें। जरूर, बिल्कुल चंद्र को बिल्कुल। बोलने हाँ दें। जी, चंद्रकिशोर जी की ओर चलते हैं। आपने बहुत यूनिवर्सल बुक सेलर, बहुत पुराना प्रतिष्ठान है आपका, और मैं चाहूँगा कि उससे जुड़ा हुआ कोई किस्सा। आप तो भगवती चरण वर्मा की पुस्तकें भी आपके यहाँ मिलती होंगी, यशपाल की, प्रेमचंद की, अमृतलाल नागर की। तो इन किताबों में हम नवाबीन से थोड़ा दाएं बाएं हो जाएं, इन किताबों में आपको कितना लखनऊ मिला, और किताबों के मार्फत आपको कोई ऐसा अनुभव मिला हो जो आप यहाँ पर रेलिवेंट हो और आप लोगों से शेयर करना चाहें? हमारे वालिद 1930 में लगभग लखनऊ आ गए थे, और वो शायर भी थे, उनका तकल्लुस था अंदाज़, और उन्होंने यहाँ आके व्यवसाय शुरू किया किताबों का, पुस्तकों का। और जब शुरू किया तो उन्होंने, वो आए थे मुल्तान से, अनडिवाइडेड इंडिया उस समय 1930-32 के आसपास। तो जब वो आए तो उन्होंने वहाँ से अपने जो इर्द गिर्द पड़ोसी थे और या जो उनके रिश्तेदार थे उनको भी बुलाया और उनको काम सिखाया। काम सिखा के उन्होंने अलग अलग शहरों में दुकानें खुलवा दी। लखनऊ तो था ही, उसके बाद कानपुर, इलाहाबाद, चंडीगढ़, जबलपुर, दिल्ली, इन सब जगह उन्होंने सिखा के उनकी दुकानें खुलवा दी, और सब ने यूनिवर्सल का नाम लेके अलग अलग जगह अपने आप को इस्टेब्लिश किया। और इतना इस्टेब्लिश हो गया यूनिवर्सल का नाम, और बुक से कनेक्टेड हो गए। जैसे आज की तारीख में बाटा एक जूतों के व्यवसाय से जुड़ गया है, उसी तरह यूनिवर्सल एक पुस्तकों से जुड़ गया। और हर शहर में आप यूनिवर्सल की 2-4 दुकानें आप पाएंगे यूनिवर्सल नाम से। लखनऊ में कम से कम 10-15 दुकानें होंगी जिसमें यूनिवर्सल यूज़ किया गया है। तो एक ब्रांड बन गया एसोसिएटेड विथ बुक्स, वो हमारे वालिद की देन है। प्लस मैं आपको बताऊं, हम हर शहर में बुक शॉप्स हैं, और हर बुक शॉप वहाँ की, उस शहर की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता एक आईना है, उस शहर की सांस्कृतिक विरासत का। और हम फ़ख्र की बात है कि हम भी ऐसे इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत किस्से हैं। ये एक व्यवसाय ज़रूर है, बट एक अलग किस्म का व्यवसाय है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, कि हमारे बुक स्टॉल का। एक दिन 1975, 76, 77 की बात रही होगी। उस समय लखनऊ में सेलिब्रिटीज़ कम आते थे, अगर आते भी थे तो पहले हल्ला होता था कि वो आने वाला है, वो आ रहा है। तो एक दिन हम शॉप पे बैठे थे तो एक साहब अंदर आए, लंबे चौड़े बिल्कुल। अरे हमने कहा ये कौन आ गया? हमने कहा ये तो सत्यजीत रे हैं, ये लखनऊ में क्या कर रहे हैं और वो हमारी शॉप पे क्या कर रहे हैं? मैं समझता था कि मैं लंबा हूँ, लेकिन मैं उनके पास गया तो वो तो हमसे भी लंबे, 3-4 इंच और 4-5 इंच हमसे भी लंबे। तो मैंने देखा उनको, हमने कहा सर कैन आई हेल्प यू? तो देखा उन्होंने, नीचे करके मुस्कराए, यू हेल्प मी, दिस इज़ माई शॉप। अब मैं समझा नहीं,
कि ये क्या कह रहे हैं। हमने कहा सर आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो उन्होंने कहा कि जब मैं यंग था AP सेन रोड में उनके अंकल रहते थे और उनको मिलने आते थे, तो उन्होंने कहा आपके वालिद मुझे एक स्टूल दे देते थे, हम लोग घंटों बैठ के हम कॉमिक्स पढ़ा करते थे। क्या बात, अब क्या बात, वाह, वाह, अब आप सुनिए, उस पहचान की वजह से उन्होंने कहा आई वांट टू इनवाइट यू फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। उन्होंने मुझे क्लार्क्स में ठहरे थे तो बुलाया। अब मैं मिलने गया, 4 बजे का टाइम था, मुझे आज भी याद है। और मैं गया मिलने, अरे साहब उन्होंने कमरा बंद कर दिया, आधा घंटा मेरे साथ कॉफ़ी पी, लोग आते रहे, दादू वी आर गेटिंग लेट, टैक्सीज वेटिंग, सन इज़ गोइंग डाउन। वो आए थे रेकी करने शतरंज के खिलाड़ी के लिए उसको। अब वो नई टच से मस्त हुए, हम आधा घंटा, जब मैं निकला तो 56 इंच का सीना लेके निकला। हमने कहा देखिए मैं एक साधारण सा एक शॉपकीपर हूँ और इतने बड़े सेलिब्रिटी ने मुझे इतनी टाइम दी। अब आप सुनिए, वहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई। वो 56 इंच का सीना कुछ साल चला। 4 साल पहले 4 लोग हमारी शॉप पे आए। उनमें से एक आदमी आया हमारे पास, उसने कहा कि भाई साहब मैं ओनर से बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो उन्होंने कहा हम लोग एक फ़िल्म शूट करना चाहते हैं। तो हमने कहा हम तो फिल्म परमिट नहीं करते, एक दफ़ा किया था तो परेशान हो गए थे। तो हमने कहा एक कर्टिसी के तौर, हमने कहा कौन शूट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा वो 3 साहब जो खड़े हैं वो करना चाहते हैं। तो मैं गया कर्टिसी के तौर पे, मैंने कहा भाई साहब ये कौन सी आप फिल्म शूट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा एक सीरीज़ है फेलूदा की। तो मैंने कहा फेलूदा की, वो तो सत्यजीत रे की है। कहते हैं हाँ आपने पहचाना नहीं इनको, ये संदीप रे हैं, उनके बेटे हैं। तो हमने कहा गज़ब हो गया। हमने कहा आप चुप रहिए 2 मिनट। मैंने उनको वाक़या बताया, कहते नहीं मुझे याद है मैं भी उनके साथ क्लार्क्स में आया था। तो उन्होंने कहा कि अब आप चुप रहिए। कहते हैं कि हम सीक्वेंस क्यों शूट करना चाह रहे हैं। तो वो सीक्वेंस ये था कि फेलूदा एक डिटेक्टिव होता है और सत्यजीत रे ने वो कहानी लिखी थी कि वो डिटेक्टिव एक बाज़ार स्ट्रीट से निकल रहा है और वो बाज़ार स्ट्रीट उनके जहन में था हज़रतगंज, क्योंकि रहे थे यहाँ पे, आते रहते थे। तो उन्होंने बाज़ार स्ट्रीट में वो डिटेक्टिव अपने विक्टिम को चेस कर रहा है। जब वो चेस कर रहा है तो वो एक बुक शॉप के सामने से निकलता है और वो देखते हैं कि उनके कुछ रिश्तेदार बुक शॉप के अंदर हैं और वो अंदर आ जाते हैं और वो सीन वो क्रिएट करना चाहता है। कहते हैं भाई साहब इसका मतलब जब उन्होंने लिखा तो हज़रतगंज भी उनके जहन में रहा होगा और आपकी दुकान भी जहन में रही होगी, तभी उन्होंने वो वाक़या लिखा। तो हमने कहा भाई साहब अब आप यहाँ शूट करिए। वो 2 दिन कहने पैसे ले लीजिए। हमने कहा नहीं भाई साहब आप शूट करिए, 2 दिन 3 दिन जो भी हुआ। तो एक एक्सपीरियंस है बुक शॉप्स का। बहुत बढ़िया चंद्र किशोर जी, बहुत बढ़िया आपने अनुभव सुनाया सत्यजीत राय साहब का। अच्छा मित्रों, जब भी हम बात करते हैं लखनऊ की तो हमारी बातचीत लगभग पिछले 300 सालों तक ही सिमटी रहती है। निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता और जानता हूं कि लखनऊ का इतिहास बहुत पुराना है और ऐसा माना जाता है कि लखनऊ को भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने बसाया और वाजिद अली शाह जब यहाँ से लॉर्ड डलहौजी ने उसे कलकत्ता भेज दिया था तब भी वो लिखा गया था कि हज़रत बिन प्यारे लखनपुर सूना। तो लखनपुर नाम इसका बहुत पुराना है, भगवान लक्ष्मण ने इसे बसाया। बहुत से टीले हैं यहाँ जहाँ खुदाई भी हुई है, अस्ती का टीला है, लक्ष्मण टीला है, बाणासुर की राजधानी इटौंजा के पास रही है। मैं चाहता हूँ रवि भाई थोड़ा सा पीछे जाएं और हमें पुराने, उससे भी पुराने मतलब यानी कि 300 बरस के पीछे जाएं, 1500-2000 साल के लखनऊ के बारे में। और ऐसा भी कहते हैं कि तब नीमसार से लेकर लखनऊ तक नीम के घने जंगल हुआ करते थे। कृपया थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। जैसे आपने कहा लखनऊ क्या भारत या दुनिया का कोई भूभाग है, वो एग्जिस्ट तो यहाँ हमेशा से करता रहा है। और जब उस जगह की आप हिस्ट्री को ट्रेस आउट करना शुरू करते हैं, लखनऊ फेमस इसलिए हो गया नौबी पीरियड, क्योंकि वो लखनऊ का पीरियड सबसे रिसेंट है, नंबर 1। और वो उसने अपने आप में इस भारत के अंदर और दुनिया के अंदर एक नई पहचान बनाई एज अ सेकुलर कल्चर एंड बीइंग कैपिटल ऑफ द लिटरेचर एंड आर्ट। लेकिन जहाँ तक जैसा आपने कहा लखनऊ की जो शुरुआत, अगर आप एकदम चले जाइए पुराने वक्त पे चले जाइए तो एक ज़माने में ये नंद वंश होता था, नंद डायनेस्टी। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ दैट। और उसके भी पहले अगर हम जाएं तो कौशल महाजनपद जो होता था उसका हिस्सा लखनऊ होता था। कौशल के बाद ये हुआ
नन डायनेस्टी से हमने 8th क्लास के अंदर हिस्ट्री पढ़ी है, मौर्यन पढ़ी है, चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC के अंदर पावर में आया था, उसका ये हिस्सा रहा है। उसके बाद में फिर ये शुंगमित्र जो था उसकी डायनेस्टी का हिस्सा रहा, और ये 1st सेंचुरी जो थी उसके आसपास ये कुषाण जो थे उनका ये हिस्सा रहा लखनऊ। और हुलास खेड़ा यहाँ जो पास में है उसके अंदर जब खुदाई हुई है तो आपको ताजुब होगा जान के कि वहाँ पर उसके के कुषाण काल के कुछ सिक्के भी मिले, तो ये कंफर्म होता है। उसके बाद में हम लोग आते हैं ये कन्नौज को सब लोग जानते हैं, और कन्नौज एक ऐसी जगह है मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में इतना कंट्रास्ट वाला शहर कोई नहीं होगा। एक ज़माने में नॉर्दर्न इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स वहाँ से गवर्न होती थी, वहाँ के राजा होते थे, आज वो जाइए वो कस्बा बन के रह गया छोटा, भले वो डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। तो कन्नौज के राजा जो मुखौरी राजा थे उनके अंडर भी हुआ करता था, और जो सबसे वहाँ के जो जाने माने हर्षवर्धन उनके हिस्सा जब होता था तब भी लखनऊ हिस्सा था। यहाँ पर अगर आप इजाज़त है तो उसके भी पीछे लेके जाएं, बिल्कुल ले जाइए, जहां तक ले जा सकते हो वहां तक ले जाइए। थोड़ा सा आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोग के लिए थोड़ा सा शॉकिंग होगा, क्योंकि जो बात अगर नज़ाकत नफासत की बात मैं करता रहूँगा तो आप भी घिसे पिटे धरते सुनते रहेंगे और घिसे पिटे धरते ताली बजाते रहेंगे। यहाँ से जाएंगे, यू विल नॉट कैरी बैक एनीथिंग फ्रॉम हियर। अब आप सुनिए थोड़ी सी डिफरेंट बात। तैयार बैठे हैं सब। आज ये जो लखनऊ है, एज पर द गेजेटियर ऑफ लखनऊ, editor of Gadgeteer, I'm giving you the reference from where I have picked up this. This area was ruled by those people who were on the lowest rung of the social ladder. हिंदी में बोलूँगा तो थोड़ा सा अजीब सी लगेगा, और मेरी किसी भी बात का अगर आप लोग अर्थ का अनर्थ लगाएंगे तो मेरी ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी। तो कृपया करके जितना बता रहा हूँ उतनी ही अर्थ समझे, उससे ज़्यादा ना समझे। आजकल की जो, मैं कास्ट सिस्टम के बहुत अगेंस्ट हूँ, जो तथाकथित नीची जाति, तथाकथित मैंने वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि नंद खुद जो था नंद डायनेस्टी का, ही वॉज अ सन ऑफ अ बार्बर। तो मैं भी उस पर डिटेल्स पे नहीं जाऊँगा कि कैसे जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उन्होंने हिंदुस्तान पे रूल किया है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। ये हम लोगों की विकृति जो आई है हमारे संस्कार के अंदर, वो बहुत रिसेंट हिंदुओं के अंदर, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा जो ग्रे एरिया है बस वही है। और उसके ऊपर बहुत से लोग उसको बातचीत करके, अरे नहीं साहब वो वर्गीकरण था, स्किल के आधार पर बकवास करते हैं। वो था उस समय, पर बाद में ये विकृत रूप आ गया है। तो लखनऊ के जो रूलर्स थे उस समय के, वो रूलर्स थे लोअर कास्ट हिंदूज, लाइक सो कॉल्ड हिंदूज। दे वेर द बेसिकली थारूज, पासी, कुर्मीज, मुराओ, अकराज, एंड एट द टॉप ऑफ इट दे वेर द भर। भर डायनेस्टी जो थे, एंड दे ऑल वेयर अंडर द डायनेस्टी ऑफ द भर डायनेस्टी ऑफ बहराइच। भर डायनेस्टी ऑफ बहराइच के अंदर आते थे ये लोग वहाँ पर। उसके बाद में इनके बाद में आता है पीरियड शुरू होता है रफली जब अराउंड 1030 के आसपास का पीरियड जब शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पर सैयद सालार जंग मसूद जो था वो जब यहाँ पर इन्वेड करता है और बहराइच तक जाता है, राजा सुहेल देव से उसकी लड़ाई होती है। तो दैट वाज द पीरियड। और उसके बाद भी, उसके बाद हम इस तरफ और आते हैं तो आप ये जो लास्ट ऑफ 11th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी के बीच में, दिस वाज द पीरियड व्हेन द राजपूत्स like Solanki and others, they started calling the shot, and they started creeping in the social setup of Awadh, and then they had become the rulers. So these Rajputs, they had become or called them Thakurs. वैसे इसमें भी डिफरेंस होता है, I'll not go into detail, बहुत डिटेल हो जाएगा। तो they were calling the shot। और उसके बाद जैसा आपको मालूम है 1722 के अंदर जो डायनेस्टी शुरू होती है वो होती है अवध की नौवीं डायनेस्टी। जी, उस पर हम लौट के आएंगे। अभी कुछ आपकी बहुत प्यारी मीठी ज़बान में हम चाहते हैं आप भी कुछ प्रकाश डालें। साबरा साहिबा। मैं देखिए एक बात कहना चाहती हूँ, लखनऊ ने हमको बहुत कुछ दिया है, तहजीब, मोहब्बत, ज़बान, दोस्ती, मगर हमने लखनऊ को क्या दिया है? हम अपने हुकूक तो समझते हैं, क्या हम अपने फ़राइज़ भी समझते हैं? ये चीज़, ये दैनिक जागरण ने जो प्रोग्राम किया है, इस बात से इस पर बहुत डिस्कशन होना चाहिए कि ये जो चीज़ें जिन पर हम फ़ख्र करते हैं, न सिर्फ लखनऊ में, न सिर्फ इंडिया में, बल्कि पूरे दुनिया में,
उस पर फ़ख्र करते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। किस्से तो बहुत हैं, लेकिन लखनऊ जो है, आप अभी भी चले जाइए तो लखनऊ ने बहुत कुछ दिया है। शेर व शायरी वो तक करने लगे हैं जो उर्दू का अलिफ बे नहीं जानते हैं। क्यों? आज मुशायरा हो रहा है, आज कवि सम्मेलन हो रहा है। कहते नहीं है कि जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। बहुत शुक्रिया साबिरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे पास 10 मिनट का वक्त और है और जल्दी से मैं चंद्र प्रकाश जी से एक बात पूछूंगा और बाद में रवि साहब के पास आऊँगा। लखनऊ अब स्मार्ट सिटी बन रहा है और बहुत से शहर स्मार्ट शहर बन रहे हैं, बनने भी चाहिए। तो लखनऊ स्मार्ट भी बन जाए और उसमें लखनऊ की आत्मा भी जिंदा रहे। आप क्या देखते हैं, फ्यूचर भविष्य कैसा है लखनऊ का? मैं लखनऊ को एक नए नज़रिए से देखता हूँ। अगर लक्ष्मण जी से लेके 1947 तक का सफ़र को अगर हम एक इतिहास के पन्नों के नज़रिए से देखें और 1947 से अब तक का अगर हम एक आध्यात्मिक, एक सामाजिक, एक आर्थिक कंसोलिडेशन के नज़र से देखें, द बिगेस्ट चैलेंज नाउ इज़ जो आने वाले 30 साल बाद की जो पीढ़ी आएगी लखनऊ की, हम उनको कैसा लखनऊ उनके हाथ में देने जा रहे हैं। जो चैलेंजेस हैं हम आज देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में क्या हाल है। क्या हम वैसा लखनऊ दे के जाना चाहते हैं अपनी पीढ़ी को, नई पीढ़ी के लिए? ऐसा लखनऊ तैयार करके देना चाहते हैं कि जहां लोग घरों से निकल ना पाएँ, मॉर्निंग वॉक्स ख़त्म हो जाएं? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो डिबेट है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का, ये क्योंकि लखनऊ स्मार्ट सिटी की ओर चल रहा है और बड़ी फ़ख्र की बात है कि लखनऊ को चिन्हित किया गया है। लखनऊ एक बागों का शहर था, तालाबों और बागों का शहर था और वही हमारी खूबसूरती थी। और आने वाले समय में क्या हम ऐसे लखनऊ की कल्पना कर सकते हैं जहाँ ह्यूज फॉरेस्ट कवर हो, जहाँ बहुत सारे तालाब हों, जहाँ नज़ूल लैंड हो या जो भी गवर्नमेंट लैंड हो वहाँ घने फॉरेस्टेशन कर दिया जाए। रिंग रोड्स बन रही हैं, क्या 2 रिंग रोड्स के बीच में हम एक फॉरेस्ट कवर दे सकते हैं? ये हम लोग को सोचना होगा कि जो दो चैलेंजेस हैं, जो हमारी विरासत है वो अगली पीढ़ी तक पहुंच पाएगी या बीच में ही ढह जाएगी, और दूसरी चीज़ ये कि क्या हम उनको एक इको ग्रीन स्मार्ट सिटी की नींव रख के दे सकते हैं। और स्मार्ट सिटी की तरफ हम लोग भी गवर्नमेंट से भी गुजारिश करेंगे, इस तरफ देखें। लखनऊ एक आइडियल सेंटर है, एक अध्यात्म का सेंटर है, एक कल्चर का सेंटर है और लिटरेचर का सेंटर है, बागों का है, बहारों का है। तो क्यों ना इसको एक आइडियल कंट्री के लिए एक इको ग्रीन सिटी का रूप दिया जाए कि आने वाली नस्ल हमारी 30 साल बाद ये ना सोचे कि हम घर से निकलेंगे नहीं, मॉर्निंग वॉक्स ख़त्म हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात कही चंद्र प्रकाश जी। और मैं रवि साहब आपसे जानना चाहता हूं, जब भी लखनऊ की बात होती है, अवध की बात होती है, तो वाजिद अली शाह की बात ज़रूर होती है। 1840 और 1850 के दशक की बात ज़रूर होती है। 5 किताबें लिखी वाजिद अली शाह ने। वो होली खेला करते थे, वो ललित कलाओं को बड़ा मान दिया करते थे। लेकिन हमने ये कथक बिल्कुल उनका दिया, लेकिन हमने ये भी सुना उनकी 365 बेगमें थीं। कुछ बताइए। देखिए, बेगमों के बारे में आप थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं। तो आप दिल खोल के बताएं। 365 नहीं, 375 के आसपास थी एज पर द लास्ट काउंट। और उनके बाद में जो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों को कि आप हिस्टोरियंस में भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। कोई कहता 10 थी, कोई कहता 20 थी, कोई कहता जिस समय लखनऊ छोड़ के जा रहे थे 50-60 थी, उन्होंने खुद कहा है 40-50 थी। इसका कन्फ्यूज़न का रीज़न केवल एक है, उनकी केवल 2 जो थी शादियाँ जो हुई थी वो निकाही थी, अख्तर महल और खास महल, ये 2 थी। बाकी जितनी बीवी थी, शिया जो सेक्ट है उसके अंदर 2 ढंग की शादी होती, निकाही, एक होती मुताई। मुताई इज द टेम्परेरी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर द सम मॉनेटरी कंसिडरेशन, इतने दिनों के लिए होगा ये मॉनेटरी कंसिडरेशन, उसके बाद वो एक्सपायर कर जाता है। तो अल्लाह से इट इज नॉट रिवाइव्ड। तो दैट इज़ द रीज़न कि कन्फ्यूज़न रहता था। पर जब वो कलकत्ता में थे उस समय जाते 375 के आसपास उनकी वाइफ्स जो है वो मानी जाती हैं। बहुत शुक्रिया। आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे। मेरा नाम प्रदीप कुमार अग्रवाल है और मेरा
प्रश्न ये है, आप सभी से है जो मंच पे बैठे हैं, कोई भी आंसर दे सकता है, और मैं चाहूँगा कि नवाब बन के आप आंसर दें, नवाबी तौर पर नवाब के अंदाज से ही आंसर दें मेरे क्वेश्चन का। क्योंकि एक जगह मैंने कहीं पढ़ा अखबार में कि फैशन शो में बुर्के पहन के शो हुआ, फैशन शो बुर्का पहन आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो मैं आपसे एक मिनट आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे कहा गया कि आप लोग प्रश्न पूछिए। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक अ स्टेटमेंट, अपना एक स्टेटमेंट मत दीजिए, आप प्रश्न पूछिए। आप जरा सा नवाबी अंदाज में आ जाएं और थोड़ा पेशेंस के साथ मेरा क्वेश्चन पूछें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो ये है कि अगर आप नवाब के ज़माने में फैशन शो बुर्के में होता तो नवाब जी का क्या नज़रिया होता, क्योंकि उन्होंने तो कथक को भी इतना प्रश्रय दिया, और न केवल वहीं बल्कि यूरोपियन बिल्डिंग, यूरोप के स्टाइल की बिल्डिंग बनवाई, सब तरह। मैं ये जानना चाहता हूँ बस केवल कि क्या नज़रिया होता। आप नवाब बन के कोई भी दें, सावराज जी दें, चाहे कोई दें। मैं आपको बोलूँगा, जैसे सर्कस होता है ना, वैसे एकेडमिक आपका ये बड़ा सर्कस वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई आंसर कोई नहीं दे पाएगा कि अगर बुर्के में नहीं, फैशन बुर्के होता में तो कैसा लगता। माशाल्लाह माशाल्लाह, तखलिया रख लिया। अच्छा, तो अब बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अलग से बैठ के बातें करेंगे। तो मैं एक शेर आपको सबको देता हूं और हम धन्यवाद कहेंगे सबको। लखनऊ के बारे में, लखनऊ पर बातचीत हो रही थी, लखनऊ के लोग बैठे हैं, नए लखनऊ में बैठे हैं और तहजीब उनके अंदर है, क्योंकि वो सब तालियां बजाएंगे मेरे शेर के बाद कि सुबह अभी नहीं बजानी अरविंद भाई, कि सुबहें यहाँ सुनहरी, शामें यहाँ सुहानी, दिन इतर में बसे हैं, रातें हैं जाफरानी, शबनम के जैसा लहजा है, पाकीज़ा गुफ्तगू है, ये शहर लखनऊ है, ये शहर लखनऊ। क्या बात।